हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे अधिगम के कुछ प्रकार के बारे में जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट गेने ने दी है, जिसे रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानिकी भी कहा जाता है। हमने पिछली क्लास में समझा था अधिगम के क्षेत्रों के बारे में, अधिगम की विचारधारा या अवधारणाओं के बारे में। तो वहां हमने जाना था कि सीखना कई प्रकार का होता है और कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विचारधाराएं और अवधारणाएं दी हैं। इसी क्रम में जिनकी मैं बात कर रहा हूं, रॉबर्ट गेने एक बहुत उच्च श्रेणी के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका में काफ़ी बड़ा काम भी किया था अमेरिकन सैनिकों के साथ, और उन्होंने सीखने को लेकर कई सारे सिद्धांत भी दिए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलन में उनके द्वारा दी हुई एक सोपानिकी है, एक हायरार्की है, जिसको गेने के अधिगम सोपानिकी कहा जाता है या फिर गेनेज लर्निंग हायरार्की भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, गेने ने अधिगम को 8 प्रकार का माना है और गेने कहते हैं कि ये जो 8 प्रकार का अधिगम है ये 2 कैटेगरी में बना हुआ है। इसमें से पहली जो कैटेगरी है ये 1 से लेकर 4 तक ये व्यवहारिक पक्ष पर बल देने वाला है, और 5 से लेकर 8 तक जो अगले 4 हैं वो संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देने वाले हैं। इन 8 ही प्रकार के अधिगम को गेने ने एक अनुक्रम में निर्धारित किया है, एक पदानुक्रम में सुनिश्चित किया है। इसीलिए इसको सोपानिकी कहते हैं या फिर पदानुक्रम भी कहा जाता है। और यह जो पदानुक्रम बनाया है गेने ने, ये जो सीक्वेंस बनाई है, हायरार्की तैयार की है, ये सरल से कठिन की ओर है। गेने कहते हैं कि कुछ अधिगम होते हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ अधिगम तुलनात्मक थोड़े मुश्किल होते हैं, थोड़े और मुश्किल होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता चला जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के आधार पर गेने ने 8 प्रकार का अधिगम प्रतिपादित किया है। तो आइए जानते हैं कि गेने ने अपनी हायरार्की में, अपनी सोपानिकी में कौन कौन से 8 प्रकार के अधिगम दिए हैं और वो किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में हम शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और कैसे वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। गेने की अधिगम सोपानिकी, गेनेज लर्निंग हायरार्की। देखिए दोस्तों, गेने ने ये जो अधिगम सोपानिकी दी वो 1965 में यह सोपानिकी अस्तित्व में आई। यह जो हायरार्की है ये गेने की एक पुस्तक है जिसका नाम है 1965 में गेने की पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इस पुस्तक में गेने ने अपनी इन 8 प्रकार के अधिगम को प्रतिपादित किया है। तो कौन सी पुस्तक? कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कब? 1965 में, 1965 में। इस पुस्तक में दोस्तों गेने ने अधिगम को 8 प्रकार का बताया है। गेने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का होता है। और ये जो 8 प्रकार हैं अधिगम के, इसको गेने ने फिर से 2 कैटेगरी में बांटा है। गेने कहते हैं कि इसमें से जो पहले 4 प्रकार हैं वो व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। कौन से दृष्टिकोण पे हैं? व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है, अर्थात बिहेवियरल थ्योरीज जो हमने पीछे पढ़ी थी, जहां वातावरण को प्राथमिकता दी जाती है, वातावरण के माध्यम से, उद्दीपक अनुक्रियाओं के माध्यम से जहां सीखने को समर्थन दिया जाता है, इस तरह की विचारधारा को कहा जाता है व्यवहारिक दृष्टिकोण, बिहेवियरल एप्टीट्यूड। जो गेने के 8 प्रकार हैं उनमें से पहले 4 हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित, और अगले जो 4 हैं फ्रेंड्स, अगले 4 हैं संज्ञानात्मक। कौन से? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, कोग्निटिव एप्टीट्यूड के ऊपर आधारित हैं अगले 4। इस प्रकार 8 जो लर्निंग के टाइप्स गेने ने दिए हैं उनकी 2 कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं। उसके अलावा अगर आगे की बात करें तो गेने के जो अधिगम के 8 प्रकार हैं, इसकी हायरार्की में ये सरल से कठिन की ओर के क्रम में हैं दोस्तों। किस क्रम में है? सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर के क्रम में है। क्रम का मतलब यहां पर एक निश्चित क्रम है, सीक्वेंस है। इसको हम पदानुक्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पदानुक्रम भी कह सकते हैं, जहां पर निश्चित पदों को एक अनुक्रम में बना दिया गया है।
इसी को हम सोपानिकी भी कह सकते हैं। ये जो सोपान है, जहां कहीं भी स्टेप्स या सोपान एक निश्चित क्रम में जमा दिए जाते हैं तो उन निश्चित स्टेप से बनने वाला जो ग्रुप है उसे कहा जाता है सोपानिकी, इंग्लिश में कहेंगे हेरारकी। तो यहाँ पर जो 8 प्रकार हैं जिनको सरल से कठिन की ओर इन सोपानों को एक निश्चित क्रम में जोड़ दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं सोपानिकी, इंग्लिश में कहेंगे हम इसको हेरारकी। तो ये अधिगम सोपानिकी होता है। कहीं भी हेरारकी शब्द आप सुनो, पदानुक्रम आप सुनो, सोपानिकी शब्द आप सुनो तो उसका मतलब समझिए कि निश्चित अनुक्रम में वो घटते हुए हो सकते हैं, बढ़ते हुए हो सकते हैं, किसी निश्चित अन्य मापदंड के आधार पर हो सकते हैं, लेकिन एक निश्चित क्रम है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। इसे कहा जाता है पदानुक्रम या फिर हेरारकी। तो ये जो 8 प्रकार हैं गेने के, ये सरल से कठिन की ओर, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल से बढ़ते हुए और अधिक कठिन की ओर जाते हुए एक अनुक्रम में बने हुए हैं। इसे कहा जाता है सरल से कठिन की ओर के अनुक्रम में। तो फ्रेंड्स, ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है गेने के अधिगम सोपानिकी को लेकर। पहला क्या ध्यान रखना है कि ये अधिगम सोपानिकी जो है वो कब दी गेने ने? 1965 में। किस बुक में दी? तो बुक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। किस बुक में? कंडीशंस ऑफ लर्निंग में दी। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गेने ने अधिगम सोपानिकी में कितने प्रकार दिए हैं। इन 8 में से जो पहले 4 हैं वो व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं दोस्तों। अगले जो 4 हैं वो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्सिटी लेवल में, कठिनाई के स्तर में शुरू के 4 थोड़े कम कठिन हैं और अगले 4 उससे उच्च या ज्यादा कठिन हैं। यह जो क्रम है वो किस तरह से बना हुआ है? सरल से कठिन की ओर बना हुआ है, इसमें इनको जमाया हुआ है। तो इस प्रकार गेने की अधिगम सोपानिकी तैयार की हुई है। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि गेने की अधिगम सोपानिकी में जो 8 सीखने के प्रकार प्रतिपादित हैं वो किस तरह से हैं और कौन कौन से हैं। दोस्तों, एक डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है। यह डायग्राम क्या शो करता है कि सीखना एक क्रम में चल रहा है और यहां सीखने की मात्रा ज्यादा है, इससे थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम और कम 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 सीखने की मात्रा होती चली जाती है। कैसे? जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो सीखने की मात्रा जो है वो कम हो रही है। तो यह क्या है? सरल से कठिन की ओर है। किस ओर है? सरल से कठिन की ओर के क्रम में ये हायरार्की बनी हुई है। अब देखते हैं एक बार कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले अधिगम की। ये गेने ने कहा है संकेत अधिगम। कौन सा अधिगम सर? संकेत अधिगम, साइन लर्निंग। गेने ने दूसरा कहा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम। इससे और कठिन लेवल पर चलेंगे तो नंबर 4 है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। हम और ऊपर चलें तो 5वां है दोस्तों विभेदात्मक अधिगम। विभेदात्मक अधिगम। गेने की अधिगम सोपानिकी में नंबर 6 पे उन्होंने रखा है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम, हम इंग्लिश में कहेंगे इसको कॉन्सेप्ट लर्निंग। नंबर 7 पे चलें तो नंबर 7 पे है फ्रेंड्स सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम, थ्योरीज के द्वारा जहां सीखते हैं, नियमों के द्वारा जहां सीखते हैं। और कठिनाई के लेवल में सबसे ऊपर होता है नंबर 8 पर समस्या समाधान अधिगम। कौन सा होगा सर? समस्या समाधान अधिगम। तो इस प्रकार गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में 8 प्रकार के अधिगम को निर्धारित किया,
आप यहां देख रहे हैं कि ये जो 8 ही प्रकार के अधिगम हैं, ये 8 प्रकार के अधिगम एक निश्चित क्रम में चलते हैं। किसमें? एक निश्चित क्रम में चलते हैं, और ये जो निश्चित क्रम है ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हैं, अर्थात सरल से कठिन की ओर चलता है। यहां पर नंबर 1 सबसे आसान अधिगम होता है। सबसे आसान अधिगम जो होता है इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। थोड़ा ऊपर चलेंगे, इसकी मात्रा थोड़ी और ज्यादा है। ये नंबर 1 सबसे आसान अधिगम हो गया। नंबर 2 इससे थोड़ा और ज्यादा कठिन हो गया। नंबर 3 थोड़ा और कठिन हो गया। 4 थोड़ा और कठिन हो गया। 5 थोड़ा और कठिन हो गया। 6 इससे कठिन। 7 इससे और कठिन, और 8 कठिनाई के स्तर में सबसे उच्च लेवल पे हो गया। क्रम क्या है सर? क्रम है इसका सरल से कठिन की ओर। देखिए ये जो पहले 4 हैं इसमें से कौन कौन से? संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इन चारों को गेने ने व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित माना है। कौन से दृष्टिकोण पर? व्यवहारिक दृष्टिकोण पर, या फिर बिहेवियरल एटीट्यूड पर इनको आधारित माना हुआ है फ्रेंड्स। बिहेवियरल एटीट्यूड पर इनको आधारित माना हुआ है। इसके ऊपर आगे चलें तो जो अगले जो 3 हैं, इन तीनों को, अगले जो 4 हैं ये यहां से यहां तक, इन चारों को गेने ने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित माना हुआ है, या यहां पर संज्ञानात्मक सीखने को महत्व दिया हुआ है। देखिए बिहेवियरल लर्निंग जो होती है वो तुलनात्मक थोड़ी आसान होती है, और संज्ञानात्मक जो लर्निंग होती है वो तुलनात्मक थोड़ी मुश्किल होती है। इस क्रम में इनको जमाया हुआ है। यहां से 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, इस सीक्वेंस को, हेरार्की को पूछा जाता है कि कौन से विकल्प में गेने के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सोपानिकी सही अनुक्रम में है। तो आपको 1 से लेकर 8 को इसी अनुक्रम में ध्यान रखना, इसी अनुक्रम में आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? सबसे आसान अधिगम कौन सा है, सबसे कठिन अधिगम कौन सा है, यह भी यहां से क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं इन 8 प्रकार के अधिगम से संबंधित। कोई सिचुएशन आपको देंगे, कोई एग्जाम्पल आपको देंगे, और फिर पूछेंगे कि यह गेने के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सोपानिकी में से कौन सा अधिगम है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बालक सबसे ज्यादा बाहरी उद्दीपकों को देखकर सीखता है। उद्दीपक सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह गेने की अधिगम सोपानिकी के अनुसार अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संकेत अधिगम। संकेत अधिगम में क्या होता है? यहां पर उद्दीपक होते हैं, स्टिमुलस को महत्व दिया जाता है। उद्दीपक यहां पर मुख्य होते हैं, और उद्दीपकों के प्रति बालक अनुक्रियाएं करता है। यह जो अनुक्रियाएं करता है, यह अनुक्रियाएं स्वैच्छिक नहीं होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। जहां उद्दीपकों के द्वारा सीखता है, संकेतों के द्वारा सीखता है। थोड़ा और हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की ओर जाते हैं, कठिन स्तर की ओर जाते हैं, तो अगला अधिगम आता है उद्दीपक अनुक्रिया, जो स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत में इसकी व्याख्या की गई है। जहां पर उद्दीपक के साथ अनुक्रियाएं जुड़ी होती हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के सहचार्य से, दोनों के कोऑर्डिनेशन से बालक सीखता है, उसे कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया। दोनों में क्या फर्क है? संकेत अधिगम में जो बालक होता है ना, उसके द्वारा अनुक्रिया होना स्वैच्छिक नहीं होता है, अनुक्रिया होनी ही होती है संकेतकों के साथ। लेकिन उद्दीपक अनुक्रिया जो होती है ना, इस अधिगम में वो अपनी इच्छा से अनुक्रियाएं करता है, और यहां पर उसकी इच्छा मुख्य भूमिका रखती है, इसलिए स्वैच्छिक अनुक्रियाएं होती हैं। यहां पर केवल स्टिमुलस होते हैं, लेकिन यहां पर स्टिमुलस के साथ में रेस्पॉन्सेस भी होते हैं। तो यहां तो स्टिमुलस हो गया, और यहां पर स्टिमुलस साथ में रेस्पॉन्स भी हो गया। कौन से में? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में। आगे चलें श्रृंखला अधिगम। तो श्रृंखला अधिगम को बोलते हैं चेनिंग। यहां पर क्या बनती है? एक चेन बनती है, चेनिंग इसको कहा जाता है। किसमें चेन? एक अधिगम
फिर उसके बाद उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये 1 2 3 4 जो सीखा ना, ये सारे चेन के रूप में, श्रृंखला के रूप में बालक के मस्तिष्क में बनते हैं। इस प्रकार जो सीखते हैं उसको गेने ने श्रृंखला अधिगम कहा है। जैसे आप बच्चों को गिनती सिखाते हैं तो 1 के बाद 2 3 4 5 6, आप यहां पर क्या है, चेन बन रही है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। गिनती सिखाई, गिनती से आपने योग सिखाया, गुणा सिखाया, पहाड़े सिखाए, तो चेन बन रही है। गिनती का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसी के आधार पर बच्चा पहाड़े सीख रहा है, उसी के आधार पर डिविडेशन सीख रहा है। देख, चेन बन रही है। तो जहां एक चीज के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी मिलते हुए, चेन बनते हुए सीखते हैं, उसे कहा जाता है श्रृंखला अधिगम। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाने के दौरान बच्चा पहले दिन केवल साइकिल को हल्का सा मूवमेंट देता है, फिर थोड़ा सा उसको बिना पेडल लगाए नीचे नीचे चलाता है, फिर किसी के सहारे से चलाता है, फिर 1 बार गिरता है, 2 बार गिरता है, थोड़ा 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 और आगे सीखता चला जाता है, और आखिरी में स्वतंत्र साइकिल चलाना सीख जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, हर दिन जो सीख रहा उसकी चेन बन रही है। जैसे पियानो बजाना सीखता है, तो पियानो बजाने में शुरू में सारेगामा सीखेगा, फिर कोई आसान सी धुन सीखेगा, फिर थोड़ी और मुश्किल धुन सीखेगा। ऐसे पहले दिन जो सीखा वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे लगातार लगातार एक श्रृंखला के रूप में जब अधिगम बनता है, तो गेने ने उसको कहा है दोस्तों श्रृंखला अधिगम। अगला है आपका शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य में शब्दों को महत्व दिया होता है, मौखिक शब्दों को महत्व दिया जाता है। जब मौखिक शब्दों के द्वारा किसी भी संप्रति को, कॉन्सेप्ट को, विषय को हम सीखते हैं और शब्दों के साथ उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो गेने के अनुसार यह सीखना कहलाता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। उसके बाद है विभेदात्मक अधिगम। तो विभेदात्मक अधिगम जो है ना, यहां पर अंतर को महत्व दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, चीजों को अलग अलग करके, तुलना करके, सारणी बना के, अंतर बनाते हुए जब सिखाया जाता है, उसे कहा जाता है विभेदात्मक अधिगम। अगला है संप्रत्य अधिगम। यहां पर कॉन्सेप्ट्स को महत्व दिया जाता है, अमूर्त चिंतन यहां पर होते हैं, संप्रत्य के आधार पर बच्चों को सिखाया जाता है, उसे कहा जाता है संप्रत्य या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। थोड़ा और आगे चले उच्च स्तर पर, तो यहां आता है सिद्धांत अधिगम। थ्योरीज, रूल्स जो होते हैं, नियम जो होते हैं, यहां पर रूल्स आ जाते हैं, थ्योरीज आ जाती हैं। साइंस के नियम, मैथ्स में जो नियम होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो होती हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर सीखना, सिद्धांतों के द्वारा अन्य चीजों की व्याख्याएं करना, नियमों के साथ अन्य चीजों को जोड़ना, इस तरह का जो अधिगम होता है वो कहलाता है सिद्धांत अधिगम। और गेने की सोपानिकी में सबसे उच्च स्तर का जो अधिगम होता है दोस्तों, वो होता है समस्या समाधान का अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। देखिए, असल में अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन में कि जब भी उससे संबंधित कोई समस्या व्यवहार में हमारे सामने आए, तो हम उस समस्या का समाधान कर लें। अगर ऐसी क्षमता बन गई तो सही मायने में वह अधिगम है, नहीं तो अधिगम नहीं है। अभी हम रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, रीट सीख रहे हैं, सारे कंटेंट को समझ रहे हैं। रीट के एग्जाम में हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं, तो ये अधिगम है, नहीं तो इस अधिगम का पूरा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो जब हम समस्या का समाधान कर लेते हैं, बालक समस्या का समाधान कर लेता है, तो वह सीखने का उच्च स्तर होता है। और समस्या समाधान के दौरान एक अनुभव मिलता है, फिर वो अनुभव सृजित हो जाता है मस्तिष्क में, फिर एक समस्या का समाधान किया, उससे भी अनुभव मिला, फिर समस्या का समाधान किया, उससे भी अनुभव मिला। तो विभिन्न समस्याओं के समाधान करने के दौरान उन समाधानों के अनुभव, नॉलेज मस्तिष्क में सृजित होती हैं, और इस प्रकार जो बालक सीखता है उसे कहा जाता है समस्या समाधान अधिगम। आप देखते हैं कई बार, जैसे मैथमेटिक्स हमारे यहाँ पर है, 10th तक कंपलसरी होता है, आगे फिर ऑप्शनल में आ जाता है। जो इंजीनियरिंग करते हैं, आईआईटी करते हैं, उन बच्चों को मैथ्स पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, इन पे बहुत काम करना होता है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो थ्योरी, सिद्धांत और जिस लेवल के इक्वेशंस वो सोल्व करते हैं, जिस तरह के इक्वेशंस के साथ में वो माथापच्ची करते हैं, वो प्रैक्टिकली जीवन में कहीं उनके काम में नहीं आते हैं। तो फिर क्यों इतना बर्डन होता है उनके ऊपर? दोस्त, इसलिए होता है कि समस्या समाधान करने की क्षमताएं उन क्वेश्चंस के माध्यम
माध्यम से, मैथ्स के कंटेंट के माध्यम से, फिजिक्स के कंटेंट के माध्यम से उन बालकों में विकसित की जाती हैं। और जब लगातार 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 अमूर्त सवालों को सोल्व करते हैं, फिजिक्स की थ्योरीज को सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो ऐसा करते 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 उनके मस्तिष्क में समस्याओं के समाधान करने की क्षमता बन जाती है, अमूर्त चिंतन की क्षमता बन जाती है, और आगे चल के फिर ये लड़का IITian बन जाता है, जिसको लाखों रुपये पैकेज मिलता है। तो इस प्रकार जो उच्च स्तर का अधिगम होता है उसे कहा जाता है समस्या समाधान अधिगम। एक बार फिर देखते हैं, संकेत बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे आप जयपुर जाना चाहते हैं, तो जब आप सड़क पे आएंगे तो लिखा होगा जयपुर, इशारा बना होगा इस तरफ जाना है। आगे कहीं नदी है, नाला है तो सड़क पे निशान बना होगा, स्कूल है तो निशान बना होगा, चिन्ह बने होंगे। आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत चिन्हों को जानते हैं, तो किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, चिन्हों के आधार पर आप जयपुर पहुंच सकते हैं। पर्यावरण में जितने भी उद्दीपक मौजूद होते हैं उन्हें देखकर सुनकर हम समझ सकते हैं चिन्हों के द्वारा, तो वह चिन्ह अधिगम कहलाता है। आप क्लास में गए, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, आपने जाते ही तुरंत मुंह पे अंगुली रखी, एक संकेत किया, और बिना किसी शब्द के बच्चे तुरंत समझ गए हमें अब आवाज नहीं करनी है, तो ये क्या हो गया, संकेत अधिगम हो गया। इसे कहा जाता है संकेत अधिगम, सबसे आसान होता है। और मजे की बात, जानवर भी संकेतों को समझते हैं। जो विशेष बालक होते हैं, डीफ एंड डम्ब होते हैं, उनकी भी साइन लैंग्वेज होती है, संकेत लिपि होती है, जिसके द्वारा वो समझ जाते हैं। बहुत मंद बुद्धि बालक को भी सिखाने के लिए संकेत लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे आसान होती है, जिससे जानवर भी समझ जाते हैं, कम बुद्धि वाले बच्चे भी समझ जाते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी समझ जाते हैं। तो आप और हम तो समझेंगे ही समझेंगे। इसीलिए सबसे आसान अधिगम होता है संकेत अधिगम, और सबसे ज्यादा मात्रा भी इसी की होती है। सबसे मुश्किल समस्या समाधान अधिगम, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम देंगे रीट का, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा, बहुत थोड़े से बच्चों का होगा, क्योंकि बहुत थोड़े से बच्चों में ही समस्या समाधान वाला अधिगम बनता है। इसीलिए सबसे उच्च स्तर पर गेने ने रखा है 8वें नंबर पे समस्या समाधान अधिगम। तो दोस्तों, इस प्रकार गेनेनी की अधिगम सोपानिकी में 8 प्रकार के अधिगमों को एक सीक्वेंस में सरल से कठिन की ओर के क्रम में जमा कर दिया है। इसे कहते हैं गेने की अधिगम सोपानिकी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, ये गेने जी हैं आप देख रहे हैं रॉबर्ट गेने, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के रहने वाले हैं, जिनका काफी योगदान है सीखने के क्षेत्र में। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने 1965 में, कब, 1965 में अपनी एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या है भाई, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। बोलिए एक बार, कौन सी बुक है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कब लिखी, 1965 में। इन्होंने अपनी पुस्तक में 8 प्रकार का एक बुनियादी अधिगम बताया। अधिगम का बुनियादी तरीके से 8 प्रकारों में विभाजित किया, और यह क्या था, सरल से कठिन की ओर एक निश्चित पदानुक्रम में था, एक सीक्वेंस में था, हायरार्की में था। प्रथम 4 सीखने के अधिगम व्यवहारिक पहलुओं पर केंद्रित थे। किन पर, व्यवहारिक पहलुओं पर थे, और अगले 4 संज्ञानात्मक पहलुओं पर केंद्रित थे। इस प्रकार उन्होंने 4 व्यवहारात्मक और 4 संज्ञानात्मक पहलुओं के आधार पर 8 प्रकार का अधिगम बताया। एक बार देखते हैं रॉबर्ट गेनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये देखिए, जो शुरुआती 4 हैं, ये शुरुआती 4 हैं। मोर टू बिहेवियरल एस्पेक्ट, किस एस्पेक्ट पे हैं, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट पे हैं शुरुआती 4। ऊपर के 4 की बात करें, ये मोर टू कोग्निटिव एस्पेक्ट, ये कोग्निटिव एस्पेक्ट पे हैं अगले 4। तो व्यवहारात्मक तरीके से वातावरण से सीखना बड़ा आसान होता है, लेकिन अमूर्त तरीके से संज्ञान का उपयोग करते हुए सीखना तुलनात्मक थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ है। ये देखिए इधर, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में गेने ने इनको लिखा है, बनाया है। पहला है दोस्तों सिग्नल लर्निंग, फिर आगे स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, और 8वां है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। इसी को फिर से समझते हैं एक बार। ये मैंने पुनः 8 बनाए हैं। देखो पहला कौन सा है भाई, संकेत अधिगम,
जो संकेतों के द्वारा होता है, जहां स्टिमुलस को महत्व दिया जाता है, उद्दीपकों को महत्व दिया जाता है। संकेत अधिगम में किसको महत्व दे रहे हैं? उद्दीपकों को महत्व दे रहे हैं। उद्दीपक कौन से? जो बालक को वातावरण में प्राप्त होते हैं, स्टिमुलस जो वातावरण में उसको मिलते हैं, जिसके प्रति अनुक्रिया वह स्वेच्छा से नहीं करता है। उससे उच्च स्तर का जो होता है वह होता है उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना। उद्दीपन अनुक्रिया में क्या है? रेस्पॉन्सेज हैं। किसके प्रति रेस्पॉन्सेज है? स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्सेज हैं। तो यहां पर उद्दीपक के साथ क्या हो गया? यहां पर उद्दीपक के साथ अनुक्रिया भी शामिल हो गई है। क्या शामिल हो गई हैं? उद्दीपक के साथ अनुक्रिया भी यहां पर शामिल हो गई है। तो उद्दीपक अनुक्रिया यहां पर आ जाती हैं। और आगे चलें तो श्रृंखला अधिगम। यहां पर श्रृंखला में क्या है? एक चेन बन रही है। प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर, एक प्रक्रिया होती है, उसका प्रोसेस होता है, उसको कहा जाता है श्रृंखला अधिगम। और आगे चलें तो नंबर 4 पे है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, जहां पर टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है। किसको महत्व दिया जाता है? यहां पर शब्दावली को महत्व दिया जाता है। शब्दावली को महत्व दिया जाता है। शब्दावली, टर्मिनोलॉजी को महत्व दिया जाता है इस शाब्दिक साहचर्य अधिगम में। और आगे चलें विभेदात्मक अधिगम नंबर 5 पे। विभेदात्मक अधिगम जो होता है यहां पर डिफ्रेंसिएशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, चीजों को विभेद करते हुए, वर्गीकृत करते हुए, तुलना करते हुए, सारणी के द्वारा, विभिन्न टेबल्स के द्वारा सिखाया जाता है। इस प्रकार सीखना गेने के अनुसार कहलाता है विभेदात्मक अधिगम। संप्रत्य अधिगम, यहां पर कॉन्सेप्ट होते हैं, संप्रत्यों को महत्व दिया जाता है। किसको? जो अमूर्त संप्रत्य होते हैं उनको महत्व दिया जाता है, उनके द्वारा सिखाया जाता है। सिद्धांत अधिगम जो है यहां पर क्या है? यहां पर रूल्स हैं, थ्योरीज हैं। रूल्स और थ्योरीज जहां पर होती हैं वो सिद्धांत अधिगम कहलाता है। और सबसे उच्च स्तर का प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको आप जानते ही हैं। आगे चलें तो ये जो 8 अधिगम हमने समझे, गेने के अनुसार उनको डिटेल से जानते हैं, क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला है फ्रेंड्स संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। यहां पर क्या है? संकेत अधिगम में विभिन्न संकेतकों के द्वारा सीखना, जैसे पावलोव का कुत्ता, पावलोव की शास्त्रीय अनुकूलित अनुक्रिया, संकेत का जवाब देकर सीखता है। आप आगे पढ़ेंगे, हम जब पावलोव की थ्योरी पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, तो वहां पर क्या होता है? कुत्ता जो होता है भोजन को देखकर रेस्पॉन्स देता है, यही कुत्ता आगे चल के घंटी को देखकर भी रेस्पॉन्स देने लगता है। तो यहां पर रेस्पॉन्स देने के पीछे मेन चीज क्या है? भोजन है और आगे चल के घंटी है, दोनों ही क्या है? उद्दीपक हैं। तो जब संकेत कुत्ते के सामने है, किसके रूप में? भोजन के रूप में या फिर घंटी के रूप में, दोनों ही संकेत हैं, साइन है। तो संकेत के रूप में सामने है, सिग्नल के रूप में सामने है, और उसको देखकर अनुक्रिया होती है, इसको कहा जाता है संकेत अधिगम। और आमतौर पर यह जो प्रक्रिया होती है ये भावात्मक होती है, इमोशनल होती हैं। इमोशनल कैसे? जैसे अभी हम पावलोव की बात करें तो भोजन को देखकर लार आना ये बालक की मूल प्रवृत्तियों के साथ जुड़ा होता है, प्राणी की मूल प्रवृत्ति का हिस्सा है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? भोजनान्वेषण। पढ़ा था अपन ने पीछे, भोजनान्वेषण से क्या बनती है? भूख संवेग बनता है। तो भोजनान्वेषण, भूख, ये सारे के सारे इमोशन के पार्ट हैं, तो उससे इमोशंस बनते हैं। आपने किसी लड़ाई झगड़े वाले सीन को देखा, दृश्य को देखा, तुरंत उसको देखते आपके मन में दया आने लगती है। क्या जिसको देखा वो क्या है? उद्दीपक हैं। आपने हंसी मजाक वाली कोई स्थिति देखी, कोई व्यवहार देखा, आपको हंसी आने लगती है। तो क्या हुआ? हंसी मजाक वाली जो आपने चीज देखी ना, वो क्या है? संकेत है, सिग्नल है आपके लिए, और उसको देखकर आप में हंसी आने लगी। तो ये किस तरह के पक्ष से संबंधित हो गए? भावात्मक पक्ष से संबंधित हो गए। आगे चलें, उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी, या इस थ्योरी के आधार पे सीखना, इसको गेंदे ने कहा है अधिगम अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। यह सीखने का कुछ और अधिक परिष्कृत रूप है। किससे परिष्कृत है? सिग्नल से, संकेत से। यह सबसे आसान है। इससे थोड़ा मुश्किल कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया है, जिसे ऑपरेटिव कंडीशनिंग के रूप में भी जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे। ऑपरेटिव कंडीशनिंग स्किनर की थ्योरी है, जिसको स्किनर ने विकसित किया है। किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हुए सीखना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हुए। यहां तो केवल उद्दीपक था और यहां उसके प्रति अनुक्रिया भी हो रही है, उद्दीपक अनुक्रिया दोनों साथ में हो रही है, इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहा जाता है। देखो दोनों में क्या अंतर है?
संकेत अधिगम में अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं होती है। कौन सी प्रतिक्रियाएं? अनैच्छिक। जबकि उद्दीपक अनुक्रिया में प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं? स्वेच्छा वाली होती हैं, स्वैच्छिक होती हैं। इस तरीके से दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। चलिए तीसरा अधिगम, गेने के अनुसार तीसरा श्रृंखला अधिगम, जो पीछे वाले उद्दीपक अनुक्रिया से थोड़ा सा और मुश्किल लेवल का होता है। इसको चेनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर अनुक्रियाओं के बीच चेन होती हैं। साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, उद्दीपक व अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला बनने में होने वाला अधिगम। किस किस के बीच श्रृंखला बन रही है? उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच। एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए सीखना एक प्रक्रिया है। जहां प्रक्रिया आ जाती है वहां पर स्टेप्स होंगे, निश्चित क्रम होगा और उनके बीच में कनेक्शन भी होगा। जहां कनेक्शन हो गया वहां पर चेन बन गई, श्रृंखला बन गई। दो और अधिक उद्दीपकों व अनुक्रियाओं के बीच श्रृंखला बनाते हुए सीखना, जैसे साइकिल की सवारी या पियानो बजाना। मैंने पीछे आपको बताया था, जब साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो कई सारी उद्दीपक अनुक्रियाओं के बीच कनेक्शन होता है, एक श्रृंखला बनती है, तब जाके एक बालक आगे चल के साइकिल चलाना सीख पाता है। चलते हैं चौथे नंबर के अधिगम पर। गेने के अनुसार शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, मौखिक श्रृंखलाओं में शब्दावली का प्रयोग करना। किसमें? मौखिक श्रृंखलाओं में टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करना कहलाता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। यह श्रृंखला का एक रूप है जिसमें वस्तुओं को जोड़ने के लिए उनके बीच कड़ियां मौखिक होती हैं, अर्थात स्थितियों को जोड़ने के लिए, उद्दीपकों को जोड़ने के लिए, अनुक्रियाओं को जोड़ने के लिए जो लिंक्स होते हैं वो मौखिक होते हैं, शब्दों के रूप में होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। नंबर 5 फ्रेंड्स, विभेदात्मक अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, समान उद्दीपकों के बीच अंतर करके सीखना। अंतर करके सीखना, अवधारणात्मक रूप से एक समान उद्दीपकों के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं करना, उसे कहा जाता है विभेदात्मक लर्निंग। नंबर 6 संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय के द्वारा सीखना। किसके द्वारा? कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखना। मस्तिष्क में संप्रत्यय निर्माण करते हुए सीखना क्या कहलाता है? संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। सामान्यीकरण या वर्गीकरण करने की क्षमता भी किसमें शामिल है? संप्रत्यय अधिगम में शामिल है। जब हमें किसी चीज को, एक समान चीजों को जोड़ने में या एक समान चीजों को अलग अलग करने की क्षमता है, तो यह क्षमता कौन सी हो जाएगी? संप्रत्यय लर्निंग हो जाएगी, या संप्रत्यय बनने की क्षमता हो जाएगी, या फिर यूं कहें कि उस चीज को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारा संप्रत्यय बना हुआ है, तब जाकर हम समान चीजों को साथ में ला सकते हैं या फिर उनमें से असमान चीजों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो वर्गीकृत करने की क्षमता और सामान्यीकरण करने की क्षमता किसमें शामिल होती है? संप्रत्यय अधिगम में होती हैं। आगे चलें, नंबर 7 सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग, इसको रूल लर्निंग भी कहा जाता है, प्रिंसिपल के साथ रूल भी है। प्रक्रिया कौशल, प्रोसेस स्किल भी इसको कहते हैं। प्रोसेस स्किल का मतलब हो गया किसी भी प्रक्रिया में कुशलता हासिल करना। दो या अधिक अवधारणाओं को श्रृंखला के रूप में देखा जाता है। नियम लागू करके सीखना, यह एक बहुत ही उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें अवधारणाओं के बीच संबंधों को सीखने और विभिन्न परिस्थितियों में इन संबंधों को लागू करने में सक्षम होना शामिल है, जिसमें पहले से समान नहीं दी गई परिस्थितियां शामिल हैं। यह सामान्य नियमों, प्रक्रियाओं आदि के सीखने का आधार बनता है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला होते हैं। एक सूत्र आपको दे दिया त्रिकोणमिति का और उसके आधार पर कई सारे अन्य इक्वेशंस दे दिए। मेंसुरेशन होता है, मेंसुरेशन में एक सूत्र आपको दे दिया, उसके आधार पर कई सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेते हैं। तो यह इस तरह का जो अधिगम होता है वह कहलाता है सिद्धांत अधिगम। साइंस होता है, साइंस में थ्योरीज होती हैं। इन थ्योरीज के आधार पर हम विभिन्न सिचुएशन को जोड़ते हैं, विभिन्न उदाहरणों को समझते हैं, व्याख्याएं करते हैं, उनके बीच संबंधों को स्थापित करते हैं। इस तरह की क्षमताओं को सिद्धांत अधिगम कहा जाता है। और गेने के अनुसार यह सरल से कठिन की ओर 7वें क्रम का अधिगम होता है, जिसे कहते हैं सिद्धांत अधिगम। और सबसे उच्च स्तरीय अधिगम कहलाता है दोस्तों समस्या समाधान अधिगम। सीखने का उच्च स्तर जो उच्चतम नियमों को खोजता है,
किसको खोजता है? उच्चतम नियमों को खोजता है, जहां थ्योरीज बनती हैं, नियम बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, अपनी तरफ से चीजें बनाई जाती हैं। गेने ने जो अधिगम का सोपानिकी बनाया, हायरार्की बनाया, ये कौन सा है? ये उच्चतम नियमों को खोजने वाला है। इस अधिगम में अन्य सभी अधिगम उपस्थित होते हैं, क्योंकि बहुत हाई लेवल का है, तो प्रत्येक अधिगम कहीं ना कहीं शामिल होते 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 समस्या समाधान करने की क्षमता बनती है, इसलिए सबसे उच्च स्तरीय अधिगम ये कहलाता है। तो दोस्तों, हमने डिस्कशन किया गेने की अधिगम सोपानिकी में शामिल उन 8 अधिगम के सोपानों को या प्रकारों को जो दैनिक जीवन में कक्षों में लगातार हमारे साथ संबंध रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब बच्चों के साथ आप काम कर रहे हो, बच्चों को आप सिखा रहे हो, तो बच्चों का स्तर देखिए कि सबसे छोटा बच्चा है, पहली दूसरी का बच्चा है, तो उसको सिखाने के दौरान आप सिद्धांत अधिगम मत चालू कर देना, संप्रति अधिगम वहां मत चालू कर देना, समस्या समाधान शुरू में वहां मत अप्लाई करना। छोटा बच्चा है, संकेतों के द्वारा उसको सिखाइए, सिग्नल्स के द्वारा उसको सिखाइए, विभिन्न उद्दीपक दीजिए। इसीलिए आप देखते हैं छोटी कक्षाओं में हम टीएलएम का उपयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करते हैं, बहुत सारे चित्र बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, ऐसे मूर्त चीजें लेकर आते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जिनको देखकर वो रिलेट करते हैं। ऐसा इसीलिए है कि बच्चों के लिए संकेतों के द्वारा, सिग्नल के द्वारा सीखना सबसे आसान होता है। आप पहली दूसरी के बच्चों की किताबें देखिए, बहुत ज्यादा चित्र उसके अंदर होते हैं, पिक्टोरियल क्वालिटी होती है टेक्स्ट बुक की। चित्र क्यों दिए होते हैं? चित्र सिग्नल के रूप में है भाई, संकेत के रूप में है, जिन्हें देखकर बच्चा आसानी से अपनी समझ को बनाता है या फिर सीख जाता है। इसीलिए जब छोटे बच्चों के साथ आप काम कर रहे हो तो अधिगम सोपानिकी में से जो 1, 2, 3, 4 नंबर वाले हैं, इनको अप्लाई करना है बच्चों के साथ। जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता चला जाए, वैसे वैसे आप उच्च स्तरीय अधिगमों को प्रयोग में ले सकते हैं। हाँ, छोटी क्लास में भी उच्च स्तरीय अधिगम को काम में लिया जा सकता है। कैसे? जैसे आपने बच्चों को ए से लेके जेड तक चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा सिखाया, चित्रों के साथ उनको सिखाया, तो संकेत अधिगम हो गया। उन अल्फाबेट के साथ आपने विभिन्न अनुक्रियाएं करवाई, आपने कहा चलो ए उठाओ, बी उठाओ, सी उठाओ, ए के बाद बी को जमाओ, तो उद्दीपक अनुक्रियाएं हो गई। तो यहां भी लगातार एक ही गतिविधि में आप अधिगम सोपानिकी के क्रम को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन जब आप क्रम को लेके आगे जा रहे हो तो ध्यान रखें बच्चों की रुचि उसमें शामिल हो, गतिविधियां उसमें शामिल हो, बच्चों का सीखने का स्तर उसमें शामिल हो। इन चीजों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो गेने के अधिगम सोपानिकी को लेकर 2 तरह की चीजें हमें सीखनी है। पहली, वो कंटेंट जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया और समझाया, इससे संबंधित क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। दूसरा, इससे संबंधित समझ हम लोगों ने विकसित की और कक्षों में जाकर उसको अप्लाई किया। इससे रिलीवेंट क्वेश्चन भी कई बार व्यवहारात्मक तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे छोटी कक्षाओं में कौन सा अधिगम ठीक है, बड़ी कक्षाओं में जहां किशोर पढ़ते हैं, 8वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा, वहां कौन सा ठीक है, विज्ञान विषय के लिए कौन सा अधिगम ठीक है, हिंदी में जब आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो कौन सा अधिगम वहां पर अप्लाई होगा। ऐसे ही जब आप बच्चों को मीनिंग सिखा रहे हैं, शब्दावली सिखा रहे हैं, पर्यायवाची विलोम सब सिखा रहे हैं, तो कौन सा अधिगम वहां पर अप्लाई होगा। इस तरह की चीजें आपसे व्यवहार में पूछी जाती हैं, ताकि आप इन 8 अधिगमों को विषय के साथ, विषय की प्रकृति के साथ, बच्चों के लेवल के साथ, कक्षा के साथ और गतिविधियों के साथ कोऑर्डिनेट करना सीख लो। अगर इतना हमने सीख लिया तो यहां से एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। तो गेने के 8 अधिगम के प्रकारों के साथ हमने गेने की हायरार्की को समझा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जहां इससे आगे के टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। वह हम समझेंगे दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो तब तक के लिए नमस्कार।